गुड आफ्टरनून एंड वेलकम। आज की वीडियो में अपन देखेंगे डी मेरिट्स ऑफ एडीआर। पिछली वीडियो में अपन ने मेरिट्स कवर कर लिया, आज अपन डी मेरिट्स देखते हैं। While alternative dispute resolution is highly promoted in Indian legal system, it is not without its drawback। भले ही एडीआर मेथड्स बहुत ज़्यादा पैमाने पे प्रमोट किए जा रहे हैं इंडियन लीगल सिस्टम द्वारा, बट ड्रॉबैक्स है, मतलब उनमें भी कुछ खामियां हैं। फॉर स्टूडेंट ऑफ लॉ इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द प्रैक्टिकल एंड लीगल चैलेंजेस। अपन अगर लॉ के स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से देखें तो अपने को ये प्रैक्टिकल एंड लीगल चैलेंजेस जो एडीआर प्रोसेस में आते वो स्टडी करना भी इम्पॉर्टेंट है। दैट कैन मेक एडीआर लेस इफेक्टिव दैन ट्रेडिशनल लिटिगेशन इन सर्टन सिनारियोस। मतलब कुछ ऐसे सिनारियोस रहते जिधर एडीआर के द्वारा जो डिसीजन आता वो लेस इफेक्टिव हो जाता ट्रेडिशनल लिटिगेशन के कंपैरिजन में अपन देखें तो। हियर आर द की डिमेरिट्स ऑफ एडीआर अंडर इंडियन लॉज। लैक ऑफ फाइनलिटी, अपीलेट ट्रैप। मतलब although ADR aims to end dispute in India, unsuccessful parties often challenge arbitral award in the court। भले ही ADR एम करता कि वो कंप्लीट डिस्पोज कर दे इशू को, बट जो अनसक्सेसफुल पार्टी रहती, मतलब वो पार्टी जिसके अगेंस्ट में डिसीजन आता, वो पार्टी फिर उस आर्बिट्रल अवार्ड को कोर्ट के अंदर चैलेंज करती। सेक्शन 34 challenges। Under Arbitration and Conciliation Act 1996, parties frequently move to the High Court to set aside an award on the grounds of public policy। बहुत बार ऐसा देखा गया कि जो भी पार्टी पहले आर्बिट्रेशन चूज करती थी और अगर उनके अपोज में डिसीजन आ गया, मतलब उनके फेवर में डिसीजन नहीं आया, तो वो क्या करती थी, वो आर्बिट्रल अवार्ड के अगेंस्ट वो हाई कोर्ट में जाते थे और ग्राउंड उतारते थे पब्लिक पॉलिसी वायलेशन का। Result: this often leads to additional litigation rather than an alternative to it, moving the case right back into the traditional court system। मतलब जो मेन उद्देश्य था कि एडीआर प्रमोट करने का, कि कोर्ट पे से बर्डन कम हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा केसेस एडीआर के द्वारा आउट ऑफ कोर्ट ही सेटल हो जाए। बट इससे क्या हो रहा कि कोर्ट पे बर्डन कम होने की वजह और बढ़ रहा। पहले वो तो एडीआर पे जाते ही, देन उधर की डिसीजन जो आता है उसको कोर्ट में ही चैलेंज कर रहे, मतलब वो फिर से कोर्ट में ही वापस आ रहे। तो ये है पहला ड्रॉबैक, लैक ऑफ फाइनलिटी। सेकंड है लिमिटेड स्कोप ऑफ अपील। While the lack of appeals is a merit for speed, it is a demerit if a gross error of law has been made। मतलब अपील ना होना, इससे फाइनल जजमेंट आ जाता है, मतलब एक फाइनल डिसीजन और फिर उसकी कोई अपील नहीं, मतलब ये केस कंप्लीटली डिस्पोज कर देता। बट इसका एक डीमेरिट ऐसा है कि अगर डिसीजन गलत पार्टी के फेवर में आ गया तो फिर जो अपोजिट पार्टी थी या फिर जिनके फेवर में डिसीजन नहीं आया, अगर उनके साथ इनजस्टिस होता है या फिर उसके अंदर ग्रॉस एरर ऑफ लॉ होता है, तो ये नाइंसाफ़ी हो जाएंगे फिर उनके साथ। नो मेरिट्स रिव्यू। अ जज कैनॉट सेट असाइड एन आर्बिट्रल अवार्ड जस्ट बिकॉज दे थिंक द आर्बिट्रेटर्स डिसीजन वॉज रॉन्ग ऑन द फैक्ट। मतलब कोई भी जज सिर्फ इसी मुद्दे पे, मतलब कि अपन ने देखा कि आर्बिट्रस डिसीजन वॉज रॉन्ग ऑन द फैक्ट, ऐसा इनका कहना है। अगर कोई ये मुद्दे पे जज के सामने जाए कि जो भी आर्बिट्रेटर ने डिसीजन दिया वो रॉन्ग था फैक्ट के हिसाब से, तो जज सिर्फ ये सुन के कोई भी आर्बिट्रल अवार्ड को बाजू में रही करेगा। रिस्क: इफ एन arbitrator makes a factual mistake, the aggrieved party has almost no remedy, unlike in a civil suit where a first appeal is matter of right। मतलब अगर कोई आर्बिट्रेटर कोई फैक्चुअल मिस्टेक करता है, फैक्ट में मिस्टेक करता है, जो भी एग्रीव्ड पार्टी रहेंगी, मतलब जिनके फेवर में डिसीजन नहीं आया, वो उनके पास कोई रेमेडी नहीं रहती। जैसे सिविल सूट के अंदर अपने को फर्स्ट अपील एक मैटर ऑफ राइट मिलता, बट इधर वो नहीं रहता। तो ये एक सेकंड ड्रॉबैक है। हाई कॉस्ट इन प्राइवेट आर्बिट्रेशन। वाइल लोक अदालत्स आर फ्री, प्राइवेट आर्बिट्रेशन इन इंडिया कैन बी एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव। मतलब एडीआर के अंदर 4 मेथड्स देखे अपन ने, उसमें से लोक अदालत भले ही फ्री हो, अगर कोई प्राइवेट आर्बिट्रेशन का ऑप्शन चूज़ करता है तो वो एक्सपेंसिव है। मतलब उसके लिए उसको प्रॉपर एक प्लेस डिसाइड करनी पड़ेगी, एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट करना पड़ेगा, बाकी की चीज़ें वगैरह, उसमें बहुत खर्चा आ जाता है। आर्बिट्रेटर फीस। टॉप टियर arbitrators, often retired judges, charge significant fees per sitting। मतलब जो टॉप टियर आर्बिट्रेटर्स रहते हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजेस बोल लो उनको, तो वो बहुत ज़्यादा फीस चार्ज करते पर सिटिंग की। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, कॉस्ट फॉर वेन्यू रेंटल्स, मतलब जो भी प्लेस है उसका रेंट भरो, स्टेनोग्राफर्स,
उसके बाद स्पेशलाइज्ड लीगल काउंसिल अगर किसी ने हायर करी तो देन समटाइम्स एक्सीड द कॉस्ट ऑफ रेगुलर सिविल कोर्ट। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग पहले तो उस जगह का भाड़ा भरो, उसके बाद जो स्टेनोग्राफर से उधर उनको पेमेंट करो, अगर स्पेशलाइज्ड लीगल काउंसिल अपॉइंट करे तो उनका पेमेंट अलग, और जो आर्बिट्रेटर है अगर आपने रिटायर्ड जज को अपॉइंट करा तो उनकी तो मतलब बहुत ज़्यादा फी चार्ज करते हो पर सीटिंग की। सो इस वजह से क्या होता है कि रेगुलर कोर्ट की जो रहते फीस कोर्ट फीस उनसे ये बहुत ज़्यादा हो जाता है कभी कभी। तो ये एक डिसएडवांटेज है कि हाई कॉस्ट इन प्राइवेट आर्बिट्रेशन। देन इनइक्वालिटी ऑफ बार्गेनिंग पावर। इन मेनी इंडियन डिस्प्यूट्स देयर इज अ मैसिव पावर इम्बैलेंस बिटवीन द पार्टीज, अ लार्ज कॉर्पोरेशन वर्सेस एन इंडिविजुअल कंज्यूमर। मतलब इंडियन डिस्प्यूट्स अगर अपन देखें तो उसमें बहुत पावर इम्बैलेंस रहता। एक तरफ एकदम अमीर आदमी रहता और दूसरी तरफ गरीब। जैसा इन्होंने एग्जाम्पल दिया कि एक लार्ज कंपनी लार्ज कॉरपोरेशन और एक सीधा साधा एक इंडिविजुअल, फक्त मतलब एक आदमी सिर्फ जो कंज्यूमर है। कोअर्शन, तो इस कंडीशन में धमकाने के चांसेस बढ़ जाते। इन सच केसेस द स्ट्रॉन्गर पार्टी में प्रेशर द वीकर वन इनटू एन अनफेयर सेटलमेंट ड्यूरिंग मीडिएशन और कंसिलिएशन। मतलब ऐसे केसेस के अंदर जो स्ट्रॉन्गर पार्टी रहती है, जैसे इधर अपन ने लार्ज कंपनी देखी, तो वो प्रेशर डाल सकती है जो भी वीकर पार्टी है जैसे इंडिविजुअल कंज्यूमर इस केस के अंदर, और उनको अनफेयर सेटलमेंट पर रीच करने के लिए फोर्स कर सकती मीडिएशन और कंसिलिएशन द्वारा। Adhesion contracts. Many companies include standard form arbitration clauses in that favor them, leaving the consumer with no choice but to follow a process they may not afford. मतलब बहुत बार लोग क्या करते टर्म्स एंड कंडीशंस वाला जो ये रहता है कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम वो पढ़ते ही नहीं। तो इस वजह से क्या होता है कि बहुत बार जो कंपनीज रहती वो उनका एक आर्बिट्रेशन क्लॉज डाल देती कभी भी वो डॉक्यूमेंट के अंदर, जो भी उनका कॉन्ट्रैक्ट रहता है ना उसके अंदर किधर भी एक आर्बिट्रेशन क्लॉज डाल देती, और लोग कुछ को कुछ ध्यान से पढ़ते नहीं, कंज्यूमर वगैरह लोग। देन फिर अगर उन्होंने कुछ कंप्लेंट रेस करी तो इन्होंने क्लॉज में मेंशन करा रहता कि अगर कोई भी इश्यू आया फ्यूचर में तो अपन आर्बिट्रेशन मेथड यूज़ करेंगे। तो इस वजह से फिर उनको बाइंडिंग हो जाता है कि उनको आर्बिट्रेशन ही चूज़ करना पड़ता, उनके पास कोई चॉइस नहीं रहती, मतलब वो कोर्ट में नहीं जा सकते क्योंकि वो क्लॉज मेंशन थी उसमें स्पेसिफिक कि अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो हम आर्बिट्रेशन के द्वारा उसको सॉल्व करेंगे। सो इस वजह से इनइक्वालिटी ऑफ बार्गेनिंग पावर भी एक डिमेरिट है। नॉन बाइंडिंग नेचर ऑफ सम मेथड्स लाइक मीडिएशन एंड कंसिलिएशन डिपेंड एंटायरली ऑन द गुड फेथ ऑफ द पार्टीज। मतलब जो मीडिएशन और कंसिलिएशन की प्रोसीजर है वो सिर्फ एक अच्छी भावना गुड फेथ पार्ट ऑफ पार्टीज पे डिपेंड करता। टाइम वेस्टिंग, इफ वन पार्टी एंटर्स mediation just to delay the court proceeding without any real intention to settle, it wastes the other party's time and money. तो बहुत बार लोग क्या करते हैं कि ठीक है भाई मैं मेडिटेशन करने को तैयार हूँ, बट उनके पीछे उनका उद्देश्य क्या रहता है कि अगर अपन मेडिएशन में जाए तो अपना मतलब जो कोर्ट प्रोसीडिंग्स है वो डिले हो जाएंगे, मतलब अपने को और टाइम मिल जाएगा इस केस को लंबा खींचने के लिए। उनका कोई इंटेंशन नहीं रहता कि उनको मतलब सेटल ही नहीं करने का रहता वो मैटर को, लेकिन तब भी हो जाती कि टाइम मतलब ज़्यादा टाइम मिल जाएगा हमको ऐसा सोच के। तो इससे दूसरे पार्टी का भी टाइम वेस्ट हो रहा है और मनी भी वेस्ट हो रहा है क्योंकि वो मीडिएटर या कंसिलेटर अपॉइंट करेंगे। नो कंपल्शन, अनलाइक अ जज अ मीडिएटर कैनॉट फोर्स पार्टी टू एक्सेप्ट अ फेयर डील। मतलब जज भले ही ऑर्डर कर सकता बट इधर मीडिएटर के पास कोई पावर नहीं रहती जिससे वो फोर्स कर सके पार्टी को कि वो एक फेयर डील एक्सेप्ट करे। सो ये फिफ्थ डीमेरिट है कि नॉन बाइंडिंग नेचर ऑफ सम मेथड्स। लैक ऑफ प्रेसिडेंशियल वैल्यू, इन इंडियन कॉमन लॉ system, the court judgments act as a precedent under Article 141 of Constitution that guide future cases. मतलब कोर्ट सुप्रीम कोर्ट द्वारा अगर कोई डिसीजन पास किया जाता है तो वो जुडिशियल प्रेसिडेंट कहलाता है। सुप्रीम कोर्ट बोले हाई कोर्ट बोलो, तो वैसा इधर नहीं रहता। मतलब ये जुडिशियल प्रेसिडेंट फिर अगर सेम फैक्ट पे कोई केस आती फ्यूचर में तो तब ये डायरेक्टली अगर अपन शो कर दे कि उस वक्त इस सेम प्रकार की केस थी और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया, तो अपने को ज़्यादा एफर्ट्स डालने के काम नहीं पड़ता। बट एडीआर के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। प्राइवेट डिसीजंस, एडीआर सेटलमेंट्स एंड अवार्ड्स आर प्राइवेट एंड डू नॉट क्रिएट अ लीगल रूल फॉर द फ्यूचर। मतलब जो एडीआर के सेटलमेंट या फिर अवार्ड पास होते वो प्राइवेट रहते हैं और इससे कोई लीगल रूल नहीं बनता जिससे अगर फ्यूचर में सेम केस अराइज हो तो उस समय इसका यूज़ किया जा सके। दिस मीन्स अ रिकरिंग लीगल इशू में नेवर बी सेटल्ड फॉर पब्लिक एट लार्ज बिकॉज एडीआर ओनली सॉल्व द प्रॉब्लम फॉर स्पेसिफिक पार्टीज इन्वॉल्व। इसकी वजह से क्या होता है कि जो बहुत बार सेम सेम इश्यूज आ रहे
वो सेटल ही नहीं हो पाते मतलब जल्दी, क्योंकि अगर ये प्रेसिडेंट रहता तो सेम इशू अगर आया तो सिंपली वो एक हाथ कोई पार्टी ने बस एक मेंशन कर देना कि ये इस साल में ऐसी केस हुई थी, सेम फैक्ट है और उस समय उस आर्बिट्रेटर ने ऐसा डिसीजन दिया था। बट ये ऐसा हो ही नहीं पा रहा, इससे सेम सेम इशू बहुत बार आ रहे हैं और इससे मतलब पब्लिक एट लार्ज का बेनिफिट नहीं हो पा रहा। And Satwa demerit difficulty in entering relief. Until recent amendments, getting urgent stay orders or injunction was difficult in arbitration. मतलब अब तक जो अमेंडमेंट्स हुए उसके बाद थोड़ा चेंजेस हुए, लेकिन उससे पहले क्या था कि स्टे ऑर्डर या फिर इंजंक्शंस मिलना आर्बिट्रेशन के अंदर बहुत डिफिकल्ट था। कोर्ट इंटरवेंशन, पार्टीज ऑफन स्टिल हैव टू रन टू अ सिविल कोड अंडर सेक्शन 9 of the Arbitration Act to get interim protection while ADR process is pending, which adds another layer of legal complexity. मतलब अगर किसी भी पार्टी को एडीआर का मतलब आर्बिट्रेशन की प्रोसेस चालू है या फिर एडीआर की कोई भी प्रोसेस पेंडिंग है, तो उस वक्त अगर उसको स्टे ऑर्डर या फिर इंजंक्शन की ज़रूरत पड़ी तो उस समय उसको सेक्शन 9 ऑफ आर्बिट्रेशन एक्ट के तहत सिविल कोर्ट में जाना पड़ता था और फिर उसको कोर्ट ग्रांट करता था स्टे या फिर इंजंक्शन की ऑर्डर। सो इससे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई, मतलब आर्बिट्रेशन भी करो, उसके बाद स्टे ऑर्डर चाहिए तो सिविल कोर्ट में फिर से जाओ, तो इससे बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया था ये सब प्रोसीजर। सो ये समरी टेबल है कौन से डीमेरिट है ट्रेडिशनल लिटिगेशन एडीआर। सबसे पहले लीगल सर्टेनिटी डीमेरिट। ट्रेडिशनल लिटिगेशन के अंदर हाई रहती, फॉलो स्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, बट इसके अंदर लो रहती है एडीआर के अंदर। मतलब ये लीगल सर्टेनिटी अपन को ये देख रहे हैं कि ये डीमेरिट है एडीआर के अंदर। फाइनलिटी इधर सब्जेक्ट टू मल्टीपल अपील्स है बट फाइनल, बट ऑफन चैलेंज इन हाई कोर्ट। देन कॉस्ट स्लो बट कोर्ट फीस आर कैप्ड, मतलब इधर कोर्ट फीस फिक्स रहती, इधर वेरी एक्सपेंसिव प्राइवेट। अर्जेंसी कैन ग्रांट इमीडिएट इंजंक्शन बट ऑफन रिक्वायर्स कोर्ट हेल्प फॉर स्टे ऑर्डर्स। क्रिटिकल केस रेफरेंस in P. Anand Gajapati Raju versus PVG Raju, the court noted that once parties refer a matter to arbitration, मतलब एक बार किसी पार्टी ने मैटर को आर्बिट्रेशन के लिए रेफर कर दिया, देन कोर्ट जुरिस्डिक्शन इज आउटस्टेड, मतलब फिर कोर्ट का उस पे से जुरिस्डिक्शन हट जाता, फिर वो आर्बिट्रेशन वाला देखेगा पूरा। दिस हाईलाइट्स द रिस्क ऑफ एडीआर इफ द प्रोसेस गोज पुअरली, द पार्टीज हैव इफेक्टिवली साइन अवे देयर राइट टू स्टैंडर्ड ट्रायल। मतलब इससे क्या हो रहा, रिस्क ऑफ एडीआर ऐसा है कि अगर वो आर्बिट्रेशन प्रॉपरली नहीं हुआ, मतलब जो आर्बिट्रेटर अपॉइंट करा था वो एक्सपीरियंस नहीं था, उसने कुछ प्रॉपरली कंडक्ट नहीं करी प्रोसीडिंग, तो उस कंडीशन में पार्टी का राइट टू स्टैंडर्ड ट्रायल का अधिकार तो ऐसे ही मतलब गया ना। फॉर एग्जाम्पल अगर उन्होंने आर्बिट्रेशन चूज़ करा कि ठीक है यार जल्दी डिसीजन आ जाएगा, लेकिन वो डिसीजन किस काम का जो प्रॉपरली हुआ ही नहीं, तो ये इस केस के अंदर बोला गया। तो इधर अपना ये मेरिट्स और डीमेरिट्स का क्वेश्चन ख़त्म होता है।